तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलर लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जो कि आज के समय में बहुत ही कॉमन बीमारी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। मीन्स एवरी स्मॉल चेंज इज द पार्ट ऑफ बिग सक्सेस। यदि आपको कामयाबी लेनी है, यदि आपको कामयाबी लेनी है तो अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो छोटे छोटे बदलाव से ही आपको एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस होती क्या है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज विच इज करेक्टराइज बाई दी हाई ब्लड शुगर लेवल। समझिए ध्यान से, क्या कहा मैंने, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, सबसे पहले ये समझो कि क्या है। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब जब किसी व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाए, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जब किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल यदि बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। याद रखिएगा, क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, चलिए बात आती है कि ये होता क्यों है। तो दो कंडीशन है, दो कारण है इसके। देखिए, डायबिटीज होने के दो कारण है सबसे मेन। पहला, या तो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पा रहा हो। पहला, डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, यानी हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है, हमारे शरीर को जितनी जरूरत है, उतना इंसुलिन बॉडी तैयार ना कर पाए, उतना इंसुलिन बॉडी बना ही ना पाए। देखिए, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन क्या है बेटा, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से सीक्रेट होता है, जो कहां से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है डायरेक्टली, ये सीक्रेट होता है डायरेक्टली बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। कहां से सीक्रेट होता है, बीटा सेल से। बीटा सेल कहां की, पेनक्रियास की। जो पेनक्रियास होता है उसकी बीटा सेल से सीक्रेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यदि पेनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन को प्रॉपर प्रोड्यूस ना कर पाए, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को डायबिटीज होगी। दूसरी कंडीशन, कांट इफेक्टिवली यूज इंसुलिन। तो दो कंडीशन हो गई, या तो इंसुलिन प्रॉपर बन ही ना पाए, या फिर इंसुलिन हमारे शरीर में प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज इंसुलिन। भाई सबसे पहला दिमाग में आया होगा सवाल, कि अब ये इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है बेटा। इंसुलिन एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बेटा, पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर के बने हुए होते हैं। हजारों की संख्या में अमीनो एसिड की चेन जब आपस में कंबाइन करती हैं, मिलती हैं, तो पेप्टाइड हार्मोन्स बनते हैं, ध्यान रखना। और ये कहां से सीक्रेट होता है, बीटा सेल से। याद रखना, बीटा सेल से सीक्रेट होता है पेनक्रियास के। एक और स्टार पॉइंट, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा सवाल बनता है कि इंसुलिन आर सीक्रेटेड फ्रॉम। तो इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। और जो पेनक्रियास में भी स्पेशल जगह है जिसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि बीटा सेल, अल्फा सेल, पीपी सेल, डेल्टा सेल कंसिस्ट करता है, जिसमें से एक सेल है बीटा सेल, जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट है, यानी लैंगरेंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस में प्रेजेंट है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन का निर्माण करवाती है या सीक्रेशन करती है। ठीक है, दूसरा, इट हेल्प इन मेंटेन लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। याद रखिएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को इंसुलिन कंट्रोल करता है। अब बात आती है हाउ इंसुलिन इज वर्क। ये भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंसुलिन काम कैसे करता है, इंसुलिन काम कैसे करता है। तो कैसे करता है, व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट इन फूड। यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फूड के अंदर, यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे फूड के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, कार्ब्स में क्या आते हैं, कार्ब में क्या आता है, आपके राइस आते हैं, बॉइल्ड राइस। ठीक है, उसके अलावा पोटैटो आता है। ठीक है, पोटैटो आता है यानी आलू आता है। तो जब हम ऐसी चीजों की जब सेवन ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में एकदम से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, और उस कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है बेटा, उसको ग्लूकोज में, याद रखना, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। देन उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा।
ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ये फिजियोलॉजी समझ लीजिए। फिर उसके कारण क्या होगा, इंसुलिन सीक्रेट होगा ब्लड स्ट्रीम में। भाई हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर बढ़ा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन सीक्रेट हुआ ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, जैसे ही इंसुलिन सीक्रेट होगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल देगा। वो क्या करेगा बेटा, सिग्नल देगा। किसको देगा, मसल्स को, मसल की सेल को, लिवर को, एडिपोज टिश्यू को, ठीक है। किस किस को देगा, सेल्स ऑफ मसल, लिवर, एडिपोज टिश्यू, इनको क्या करेगा, मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, कि आप उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करिए और स्टोर करिए, एनर्जी के लिए यूज करिए और उसको स्टोर करिए। और क्या करेगा इंसुलिन, नेक्स्ट इंसुलिन ऑल्सो प्रमोट स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव ग्लूकोज इन द लिवर। और याद रखिएगा, लिवर के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचा हुआ है, जो हमारे शरीर ने यूज करने के बाद भी अगर कोई ग्लूकोज बचा हुआ है, तो उसको ग्लूकोज को, एक्सेसिव ग्लूकोज को लिवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में और फैट सेल में ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा करने में ये हेल्प करेगा। समझ में आ गई। तो हमारे दिमाग में सबसे चल रहा था कि भाई इंसुलिन क्या है, ये हमारा बिल्कुल सबसे पहले डाउट क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज मेलाइटस जो है मेनली इंसुलिन के कारण होता है। तो इंसुलिन जो है हमने समझ लिया कि क्या है। अब बात आ रही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल होता कितना है नॉर्मल। भाई डायबिटीज में बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, नॉर्मल कितना होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो नॉर्मल क्या होता है, दो तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, एक फास्टिंग और एक पीपी, पोस्ट प्रेंडियल। यदि हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg पर डीएल, कितना होता है, 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्ट प्रेंडियल पीपी यानी 80 टू 150 ml सॉरी mg पर डीएल, कितना होता है पोस्ट प्रेंडियल, 80 टू 150 mg पर डीएल। बात आती है अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। अब डायबिटीज मेलाइटस के टाइप्स क्या हैं, तो उसके तीन टाइप होते हैं, आईडीडीएम, एनआईडीडीएम और गेस्टेशनल डायबिटीज। तीन टाइप होते हैं उसके। कितने टाइप होते हैं, तीन, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईडीडीएम की। तो आईडीडीएम क्या है, इट इज द कंडीशन patient unable to produce endogenous insulin, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। देखिए समझने की बात क्या है, यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्यों बोला गया है इसको। देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट यानी ऐसी डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी हो, मतलब जिसमें इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ेगी। दूसरा सबसे मुख्य जो मेन पॉइंट है यहाँ पर समझने का क्या है, कि हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल हैं वो प्रॉपर इंसुलिन बना ही नहीं पा रही हैं। किस कारण से, या तो पेनक्रियास बचपन से ही डैमेज है, या पेनक्रियास की कोई सर्जरी हो चुकी है। तो इन सभी कारणों से पेशेंट में आईडीडीएम यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होती है। दोबारा से समझिए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जिसमें इंसुलिन की आवश्यकता है, जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, उसका कारण है या तो पेनक्रियास की बीटा सेल डैमेज है, या पेनक्रियास की बीटा सेल या पेनक्रियास के उस पार्ट को, जिस पार्ट में बीटा सेल है, उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया हो, तो ये कंडीशन हो। और लेकिन ये कंडीशन बेटा लेस कॉमन है, ध्यान रखिएगा लेस कॉमन है। क्यों लेस कॉमन है, क्योंकि ये हर किसी में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर होती है। और बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर, और जो डायबिटीज है 30 साल से पहले। देखिए जनरली डायबिटीज मेलाइटस 30 टू 45 प्लस के पेशेंटों में देखने को मिलती है। लेकिन यदि किसी पेशेंट में बचपन से ही हो, यदि किसी पेशेंट में 30 साल से पहले अगर कोई डायबिटीज आ रही है, तो उसका कारण एनआईडीडीएम रहेगा, यानी उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहेंगे। ध्यान रखना, 30 साल से पहले व्यक्ति को यदि डायबिटीज है तो उसको हम प्रोबेबली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। और इसमें इंसुलिन थेरेपी नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि बॉडी बना ही नहीं रही है। भाई बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही है तो हमें बाहर से देना अत्यंत आवश्यक है। चलिए उसके बाद में बात आती है एनआईडीडीएम की। तो एनआईडीडीएम मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब इसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी नहीं है। बॉडी इंसुलिन बना तो रही है, लेकिन या तो कम बना रही है या इतना बना रही है कि हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, या हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दो कंडीशन है भाई। आईडीडीएम माने इंसुलिन डिपेंडेंट, या टाइप 1 में हमने क्या देखा कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। लेकिन एनआईडीडीएम में क्या है, इंसुलिन बन रहा है, तो बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, या फिर हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो भी पेशेंट में क्या होगा, इंसुलिन की कमी आएगी। जब इंसुलिन की कमी आएगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन देखी जाती है वो 40 से 45 साल से ऊपर की व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। देन नो नीड ऑफ एक्सोजिनस इंसुलिन, इसमें एक्सोजिनस इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पेशेंट का चलेगा। और
इन केस जरूरत पड़ने पर जब बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल कंडीशन होगी तब जाकर के इंसुलिन थेरेपी चलेगी। उसके बाद में आती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद द ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। याद रखिए होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उनमें से एक हार्मोन इंसुलिन का भी है जो कि चेंज हो सकता है पेशेंट में और होता है। तो प्रेगनेंसी में सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान पेशेंट में एकदम से ग्लूकोज का लेवल अत्यधिक बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? तो या तो महिला ओवेज हो, ज्यादा अत्यधिक मोटापा हो, या बहुत अत्यधिक मात्रा में शुगर या कार्बोहाइड्रेट वो ले रही हो डाइट में। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, मतलब डायबिटीज के टाइप, वो सॉरी डायबिटीज के होने के कारण। तो हम टाइप के अकॉर्डिंग डायबिटीज होने के कारण समझेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, यदि किसी पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है तो वो कैसे कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले हो सकती है बेटा वो ऑटो इम्यून रिएक्शन के द्वारा। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब हो गया सीधा सीधा कि जब किसी व्यक्ति के शरीर की, जब किसी व्यक्ति के शरीर की जो एंटीबॉडीज हैं या इम्यून सेल्स हैं वो पेनक्रियास को डिस्ट्रक्ट कर दें, बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर दें। तो जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, जब क्या होगा बेटा? बीटा सेल, जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रक्ट हो गई। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? जो इंसुलिन है वो लो हो जाएगा, मतलब इंसुलिन की कमी आ जाएगी। तो इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज होगी। पहला कारण समझ में आएगा। दूसरा, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर। टाइप 1 मैंने क्या बताया था आपको? पेनक्रियास बने ही ना, या पेनक्रियास की बीटा सेल डैमेज हो, तो जेनेटिकली यानी बचपन से ही जन्म जाती पेशेंट में पेनक्रियास की बीटा सेल प्रॉपर ना हो, पेनक्रियास डेवलप ही ना हुआ हो, तो उस वजह से भी पेशेंट में ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलती है। और तीसरा है इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी कैसे होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेनक्रियास की बीटा सेल के डैमेज होने के कारण। समझ गए? चलिए उसके बाद में आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके कोज क्या है? इसके कोज या कारण क्या है? इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, लेकिन उस हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं कि हमारे शरीर का ये इंसुलिन है ना। दैट मीन्स जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज होगी पेशेंट को। अगला, रिड्यूस इंसुलिन सीक्रेशन। तो एक कंडीशन तो ये थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई बॉडी, मतलब इंसुलिन आ रहा है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि उतना इंसुलिन बन ही नहीं रहा है जितनी आवश्यकता है। ठीक है। तीसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर मतलब जैसे कोई ओबेस पर्सन हो, ओबेसिटी हो, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप ज्यादा ले रहे हैं, या एल्कोहल की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, है ना, या ऑयली फूड आप ज्यादा खा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे तो डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, इसलिए लाइफस्टाइल फैक्टर हो गया। देन जेनेटिक फैक्टर, मैंने आपको बताया था कि जेनेटिकली जो डायबिटीज है वो पेशेंट में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद में आती है गेस्टेशनल। तो गेस्टेशनल कैसे हो सकती है बेटा? गेस्टेशनल हो सकती है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे मेन जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, पेशेंट में बढ़ सकता है। और इनएडिक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन, जिसके कारण पेशेंट में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो इनएडिक्वेट मतलब कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉज हमने पढ़ ली है। क्या पढ़ ली? कॉज। उसके अलावा कुछ अदर कारण भी हैं, कुछ अदर कॉज भी हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक डैमेज, जैसे कि पेनक्रेटाइटिस हो पेशेंट को, पेनक्रियाटिक कैंसर हो, या सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास को सर्जरी करके निकाल दिया गया हो, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट में क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा तो शुगर होगी। उसके अलावा सर्टेन कुछ मेडिसिन है, कुछ दवाइयां हैं जिनको लेने से शुगर होने का खतरा बनता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स, यानी पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे डायबिटीज के पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो बेटा 3P साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3P साइन क्या होता है? इससे क्वेश्चन भी बनता है। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये इंपॉर्टेंट साइन है, क्लिनिकल साइन ऑफ डायबिटीज है बेटा। ये क्या है? क्लिनिकल साइन। ठीक है, क्लिनिकल साइन है। तो पॉलीयूरिया मतलब अत्यधिक यूरिन आना, पेशेंट को बहुत अत्यधिक मात्रा में यूरिन आएगा। पॉलीफेजिया बहुत अत्यधिक मात्रा में भूख लगना। पॉलीडिप्सिया बहुत अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना। ठीक है, थर्स्ट। उसके अलावा नोक्चूरिया, नाइट में पेशेंट यूरिन पास करने के लिए ज्यादा जाएगा, नाइट में यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, वेट लॉस, यानी अनअटेम्प्ट वेट लॉस, खा पी रहे हो फिर भी वेट लॉस हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण डायबिटीज का है। उसके अलावा पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया मतलब हाथ पैरों में क्या होना? कंपन होना, या जैसे चींटी जैसी चुभन। ठीक है, चींटी जैसी काटना। उसके अलावा क्रैम्प्स इन लेग,
फीट एंड फिंगर, फिंगर्स में लेग में, फीट में, फिंगर्स में क्या होना, क्रैम्प्स होना, ऐंठन होना। उसके अलावा फटीग, थकान होना, थोड़ा सा भी काम करने के बाद में तुरंत थक जाना, थकान ज्यादा होना, एक्सेसिव फटीग। देन टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ पैरों में क्या होना, जलन होना, सुन्नापन होना। ठीक है, ये सारी कंडीशन हम डायबिटीज के मरीज में देख सकते हैं। उसके अलावा डायग्नोसिस की बात आती है, तो भाई हमने ये देखा कि डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज के लक्षण क्या है, डायबिटीज कैसे होती है। तो डायबिटीज अब डायग्नोस कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति के हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे चेक करेंगे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है। तो उसके लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना पड़ेगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कब करते हैं बेटा, हम दो तरह से करते हैं, नंबर एक फास्टिंग और नंबर दो पोस्ट प्रेंडियल। तो फास्टिंग कब करेंगे, फास्टिंग करेंगे हम खाना खाने से पहले। तो खाना खाने से पहले जो करते हैं वो 70 से 110 था, कितना था, 70 से 110 mg पर डीएल, ये नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कितना बताया, 130। तो 130 या 130 से ऊपर यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन का लेवल आ रहा है, सॉरी ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का लेवल आ रहा है, तो उसको हम शुगर कहेंगे फास्टिंग में, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, इसको डायबिटीज है। ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल यानी पीपी, पोस्ट प्रेंडियल मतलब ऐसा डायग्नोसिस जिसमें हम खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेते हैं, तो पेशेंट में 180 या उससे प्लस आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज है। अगला टेस्ट है HbA1c। HbA1c जो होता है वो लगभग आपको 2 से 3 महीने का, 2 से 3 मंथ का डायबिटीज का जो लेवल है वो आपके शरीर का या ब्लड का बता देता है। ठीक है, तो इसलिए HbA1c से भी हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मतलब इसमें हम ग्लूकोज यानी कुछ मीठा खिलाएंगे पिलाएंगे पेशेंट को ओरली। तो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसमें लेस देन 140 mg पर डीएल आफ्टर 2 आवर, नहीं 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो 140 mg पर डीएल ये लगभग आएगा पेशेंट में, तो पेशेंट को हम डायबिटीज कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्रीटमेंट की। अब इसका इलाज क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से हो सकता है। तो कौन कौन सी दवाइयां हम लेंगे, तो सबसे पहले इंसुलिन। यदि किसी पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन देना ही पड़ेगा, इंसुलिन थेरेपी चलेगी पेशेंट की। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन कैसे दिया जाता है, इंसुलिन कैसे दिया जाता है, कौन सा रूट होता है, रूट कौन सा है इंसुलिन का, कमेंट करके बताइए फटाफट से, रूट कौन सा है इंसुलिन का। ठीक है, तो इंसुलिन का जो रूट है वो सबकुटेनियस है, क्या है बेटा, सबकुटेनियस रूट होता है। ठीक है, फैट में लगाया जाता है इंसुलिन का जो इंजेक्शन है या इंसुलिन का जो रूट है वो सबकुटेनियस है, फैट में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, उसके बाद में सम हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग, यानी हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपो मींस कम और ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज, तो ऐसी दवाइयां जो ग्लूकोज को घटाएं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डाउन करेंगी, तो कौन कौन सी है, मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड और सल्फोनाइल यूरेज, ये जो दवाइयां हैं ये क्या करती हैं, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की तरह काम करती हैं, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाती हैं। अच्छा, लास्ट में जो दवाई बताई है मैंने सल्फोनिल यूरेज, ये क्या करती है, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है बेटा, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके। उसके अलावा कुछ अदर मैनेजमेंट है जो कि लाइफस्टाइल चेंज करके हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करके, योगा को ऐड करके, एक्सरसाइज कह सकते हो या योगा हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज या योगा करके हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद में वेट मैनेजमेंट, और हमें यदि ओबेस पर्सन है, यदि ओबेस पर्सन है तो उसका वेट भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वेट भी उसका घटवाना पड़ेगा, ठीक है, कम करवाना पड़ेगा। और स्मोकिंग सीजेशन, है ना, यदि वो स्मोकिंग करता हो यानी सिगरेट विगरेट पीता हो, यदि कोई पेशेंट सिगरेट पीता हो, सिगरेट स्मोकिंग करता हो, तो उसकी को भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप करवाना पड़ेगा, सीजेशन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा एल्कोहल कंजप्शन स्टॉप, स्टॉप द एल्कोहल कंजप्शन, यदि वो शराब पीता है, एल्कोहल लेता है तो उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, उसका कंजप्शन भी हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी हमने देखा आज डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। देखिए ये जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी की पूरी नर्सिंग के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, किसी भी ईयर में है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लेकर के आता रहूं, क्योंकि हर स्टूडेंट कोचिंग में जाकर के तैयारी नहीं कर सकता, तो लेकिन वो घर तो कर सकता है, अपने मोबाइल से तो कर सकता है। तो यूट्यूब के माध्यम से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं उन स्टूडेंट के लिए जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे ही तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेगुलर मैं लेक्चर्स
लेकर के आता रहता हूँ और आता आगे भी रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के साथ में इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी